नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक चैप्टर नहीं है बल्कि मानव जीवन की आत्मा है, फूड सिक्योरिटी। जैसे बिना हवा के हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही बिना भोजन के जीवन की कल्पना भी असंभव है। फूड केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे दिमाग की स्ट्रेंथ और हमारे भविष्य की फाउंडेशन है। यदि किसी देश के नागरिक भूखे हों, कुपोषित हों, बीमार हों, तो वह देश कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। विकास की इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव स्वस्थ, शिक्षित और पोषित नागरिक हों। इसी कारण से फूड सिक्योरिटी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारत जैसे विशाल देश में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर, कैजुअल लेबर और सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर निर्भर है। मौसम बदलते ही काम रुक जाता है, आय कम हो जाती है और सबसे पहला संकट भोजन पर आता है। फूड सिक्योरिटी का अर्थ है कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, बच्चा हो या बुजुर्ग, हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके। ये केवल भोजन की मौजूदगी का सवाल नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन डिग्निटी, हेल्थ, एजुकेशन और नेशनल स्टेबिलिटी का प्रश्न है। जब कोई बच्चा भूखा स्कूल जाता है तो उसका दिमाग पढ़ाई नहीं कर पाता। जब कोई मजदूर खाली पेट काम करता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जब कोई माँ अपने बच्चे को भरपेट भोजन नहीं दे पाती तो उस घर का भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी केवल सरकार की योजना नहीं, बल्कि समाज की आत्मा है और एक देश की असली ताकत इसी में छिपी होती है। फूड सिक्योरिटी का सरल अर्थ है हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। लेकिन विद्यार्थियों, ये परिभाषा जितनी छोटी दिखती है उतनी ही गहरी और विशाल है। फूड सिक्योरिटी केवल खाने की थाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ विषय है। फूड सिक्योरिटी के 3 मुख्य पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या देश में भोजन है भी या नहीं। फूड की अवेलेबिलिटी का अर्थ है कि देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ पैदा हो, विदेश से मंगाए जा सके और सरकार के ग्रैनरीज में सुरक्षित रखे जा सके। यदि उत्पादन कम हो, भंडारण न हो या वितरण की व्यवस्था न हो तो चाहे पैसा हो या नहीं, भोजन मिलेगा ही नहीं। इसलिए उत्पादन, भंडारण और आयात तीनों फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। अब मान लीजिए देश में भोजन है, लेकिन क्या वो हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फूड की एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है कि भोजन हर नागरिक के लिए फिजिकली रीचेबल हो। यदि किसी गांव तक सड़क नहीं है, दुकान नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है या किसी क्षेत्र में युद्ध, आपदा या बाढ़ है, तो वहां फूड होने के बावजूद लोग भूखे रह सकते हैं। इसलिए फूड केवल गोदाम में नहीं, बल्कि जनता की थाली में पहुंचना चाहिए। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अब तीसरा और सबसे संवेदनशील पिलर है अफोर्डेबिलिटी। क्या व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो भोजन खरीद सके। यदि दुकान में अनाज है लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो फूड सिक्योर नहीं है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दे सकते तो वो समाज फूड सिक्योर नहीं है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी का अर्थ तभी पूरा होता है जब इनफ फूड इज अवेलेबल, पीपल कैन बाय दैट फूड, देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस फूड। इन तीनों में से एक भी पिलर कमजोर पड़ जाए तो पूरी फूड सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी इतनी आवश्यक क्यों है। ये केवल रोज के खाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लाइफ सर्वाइवल सिस्टम है। जब सब कुछ सामान्य होता है तब हमें भोजन की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही देश या समाज पर कोई आपदा आती है, सबसे पहले संकट भोजन पर आता है। जब नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, पैंडेमिक्स या क्रॉप फेलियर होते हैं, तब खेतों में फसल नष्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, बाजारों में सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती है। जो गरीब परिवार रोज की कमाई से भोजन खरीदते हैं, उनके लिए ये स्थिति जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक मजदूर जिसकी रोज की कमाई से घर का चूल्हा जलता है, अगर आपदा के कारण काम बंद हो जाए तो उसके बच्चों की थाली सबसे पहले खाली होती है।
यही स्थिति धीरे धीरे हंगर, फिर स्टार्वेशन और अंत में फैमिन में बदल जाती है। इतिहास इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण देता है, बंगाल फैमिन 1943। उस समय फूड शॉर्टेज और वॉर पॉलिसीज के कारण लगभग 30 लाख लोग भूख से मर गए। ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं था, बल्कि फूड सिस्टम की फेलियर था। और विद्यार्थियों, ये केवल इतिहास नहीं है। आज भी कोविड-19 पैंडेमिक जैसे संकट में हमने देखा कि कैसे लाखों लोग बेरोजगार हुए, सप्लाई चेन्स टूटी और गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन बन गई। इसीलिए फूड सिक्योरिटी केवल प्लानिंग नहीं, बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल गारंटी है। अब प्रश्न उठता है, फूड इनसिक्योर लोग कौन हैं? क्या ये समस्या केवल बहुत गरीब देशों की है? नहीं, ये हमारे अपने देश भारत की एक गंभीर सच्चाई है। सबसे पहले आते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इनके पास अपनी जमीन नहीं होती, ये दूसरों के खेतों में काम करके जीवन चलाते हैं। फसल नष्ट हुई तो काम खत्म, और काम खत्म हुआ तो भोजन भी खत्म। इसके बाद है स्मॉल फार्मर्स। इनके पास थोड़ी जमीन होती है, पर मौसम खराब हो जाए, कर्ज बढ़ जाए या बाजार में दाम गिर जाए तो ये भी फूड इनसिक्योर बन जाते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जैसे लोहार, कुम्हार, बुनकर, इनका काम मौसम और बाजार दोनों पर निर्भर करता है। काम रुका तो इनकम रुकी, और इनकम रुकी तो भोजन संकट में। कैजुअल वर्कर्स और अर्बन स्लम ड्वेलर्स शहरों में सबसे असुरक्षित वर्ग होते हैं। इनके पास न स्थायी काम होता है, न बचत। एक छोटा सा संकट इन्हें हंगर की सीमा पर पहुंचा देता है। इसके अलावा हमारे समाज के एससी, एसटी और कुछ ओबीसी ग्रुप्स सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण सबसे अधिक फूड इनसिक्योरिटी झेलते हैं। सबसे अधिक प्रभावित होते हैं प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स। भोजन की कमी उनके शरीर और दिमाग दोनों के विकास को स्थायी नुकसान पहुंचाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1998-99 के अनुसार लगभग 11 करोड़ महिलाएं और बच्चे अत्यधिक फूड इनसिक्योर पाए गए थे। भारत के कुछ राज्यों में ये समस्या और भी गंभीर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये केवल आंकड़े नहीं है विद्यार्थियों, ये करोड़ों जीवनों की कहानी है। इसलिए फूड सिक्योरिटी केवल योजना नहीं, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल ड्यूटी है। प्रिय विद्यार्थियों, हंगर यानी भूख फूड इनसिक्योरिटी का सबसे भयावह और सबसे दर्दनाक चेहरा है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो ये केवल पेट की समस्या नहीं रहती, बल्कि यह शरीर, दिमाग, सोच, भविष्य सब कुछ को कमजोर कर देती है। हंगर एक ऐसी चुप बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन की आशा को खत्म कर देती है। हंगर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। सबसे पहले क्रॉनिक हंगर, यह वो भूख है जो किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती है। इसका मुख्य कारण पॉवर्टी होती है। जब परिवार की आय इतनी कम होती है कि वे रोज पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते, तब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार कुपोषण के शिकार बनते रहते हैं। ये हंगर वर्षों तक चलती है और पूरी पीढ़ी को कमजोर बना देती है। क्रॉनिक हंगर का असर बच्चे के दिमागी विकास, पढ़ाई और शरीर की ग्रोथ पर स्थायी रूप से पड़ता है। दूसरी ओर है सीजनल हंगर। यह उस समय होती है जब खेतों में काम नहीं होता, जैसे कि एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन में, या जब मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता। कई किसान और मजदूर साल के कुछ महीनों में काम पाते हैं और कुछ महीनों में बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। उन बेरोजगारी के महीनों में उनके घरों में भोजन का संकट पैदा हो जाता है। ये भूख हर साल लौटकर आती है और परिवार को असुरक्षित बना देती है। हालांकि भारत में समय के साथ हंगर में कुछ कमी आई है, परंतु आज भी लाखों गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके लिए भरपेट भोजन सपना बना हुआ है। हंगर केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि ये देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। प्रिय विद्यार्थियों, आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फूड सिक्योरिटी। देश ने समझ लिया था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक हर नागरिक को भोजन की सुरक्षा नहीं मिले। इसलिए भारत का लक्ष्य बना सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। शुरुआती वर्षों में भारत को कई बार विदेशों से अनाज मंगाना पड़ा, लेकिन 1970 के दशक में भारत ने इतिहास बदलने वाला कदम उठाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। इस कृषि क्रांति के अंतर्गत हाई यील्ड सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का उपयोग शुरू हुआ। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि व्हीट और राइस का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को भूख से लड़ने की शक्ति दी और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया।
ये केवल कृषि परिवर्तन नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान की पुनः स्थापना थी। आज भारत विश्व के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है। 2020-21 में भारत का कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग 310 मिलियन टन तक पहुंच गया और 2021-22 में ये बढ़कर लगभग 315 मिलियन टन हो गया। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन की सुरक्षा का प्रमाण है। भारत की यह यात्रा ये सिखाती है कि जब नीति, विज्ञान और किसान एक साथ काम करते हैं तो देश हंगर से सिक्योरिटी की ओर बढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उस व्यवस्था को समझते हैं जो भारत में फूड सिक्योरिटी को वास्तव में जमीन पर लागू करती है, जिसे कहा जाता है फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये सिस्टम केवल कागजों पर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भारत का फूड सिक्योरिटी सिस्टम दो मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं बफर स्टॉक। जब किसान अपनी फसल उगाते हैं तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनसे व्हीट और राइस खरीदती है। ये खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और देश के पास भविष्य के लिए पर्याप्त फूड रिजर्व मौजूद रहे। ये खरीदा गया अनाज सरकार के बड़े बड़े ग्रैनरीज में सुरक्षित रखा जाता है। जब किसी कारण से उत्पादन कम हो जाए, जैसे ड्रॉट, फ्लड्स, क्रॉप फेलियर या किसी अन्य डिजास्टर के समय, तब यही बफर स्टॉक देश की जनता को हंगर से बचाता है। ये स्टॉक फैमिन और स्टार्वेशन को रोकने में सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बन जाता है। अब दूसरा पिलर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम बफर स्टॉक को जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। सरकार इस स्टोर्ड ग्रेन को फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर उपलब्ध कराती है। इससे गरीब परिवार भी सम्मानपूर्वक भोजन प्राप्त कर पाते हैं। आज भारत में लगभग 5.5 लाख रेशन शॉप्स हैं, जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये दुकानें केवल अनाज नहीं देती, बल्कि करोड़ों परिवारों को जीवन की सुरक्षा देती हैं। पीडीएस सिस्टम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। इस प्रकार बफर स्टॉक और पीडीएस मिलकर भारत की फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नागरिक भूख से न मरे। प्रिय विद्यार्थियों, भारत ने फूड सिक्योरिटी को केवल एक योजना न मानकर एक लीगल राइट बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इसे कहा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस कानून का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अब भोजन किसी की कृपा नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार बन चुका है। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि देश की 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी की सुरक्षा कानूनी रूप से दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि करोड़ों गरीब परिवार अब सरकारी गारंटी के अंतर्गत भोजन प्राप्त करते हैं। इस कानून के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर पर्सन बहुत ही कम कीमत पर दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों की थाली नियमित रूप से भरती है और बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को कुपोषण से बचाया जाता है। इस एक्ट ने फूड सिक्योरिटी को चैरिटी से बदलकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया है। सरकार अब केवल योजना चलाने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि भोजन की कानूनी संरक्षक बन गई है। ये कानून भारत के सामाजिक इतिहास का एक मील का पत्थर है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के साथ साथ समाज की भूमिका भी फूड सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी को मजबूत करने का काम करते हैं कोऑपरेटिव्स। अमूल और मदर डेयरी जैसी कोऑपरेटिव्स किसानों से दूध खरीदकर उपभोक्ताओं तक सस्ती कीमत पर पहुंचाती है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और जनता को पोषण मिलता है। महाराष्ट्र में ग्रेन बैंक्स जैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस संकट के समय गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। ये संस्थाएं ये सिद्ध करती हैं कि फूड सिक्योरिटी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस पूरे अध्याय को समझने के बाद हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी किसी भी देश की बैकबोन होती है। बिना भोजन की सुरक्षा के कोई भी राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता, स्थिर नहीं रह सकता और प्रगति भी नहीं कर सकता। जिस देश के नागरिक भूखे हों, वो देश चाहे कितनी भी बड़ी इमारतें बना ले, उसका भविष्य कमजोर ही रहता है। भारत ने इस दिशा में अद्भुत प्रगति की है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। बफर स्टॉक पॉलिसी ने हमें आपदाओं के समय सुरक्षा दी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने गरीब परिवारों तक सस्ता अनाज पहुंचाया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने भोजन को नागरिक का कानूनी अधिकार बना दिया। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जैसे अमूल और मदर डेयरी ने किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मजबूती दी।
लेकिन विद्यार्थियों, चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी समस्याएं आज भी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बनी हुई है। जब तक एक भी बच्चा भूखा सोता है, तब तक हमारी प्रगति अधूरी है। इसलिए भारत को हंगर फ्री नेशन बनाने के लिए निरंतर गवर्नमेंट एफर्ट, सक्रिय पब्लिक पार्टिसिपेशन, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। फूड सिक्योरिटी केवल सरकार की योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत केवल पॉपुलेशन में नहीं, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर में भी विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।